कहानी की शुरुआत एक समुंदर से होती है, जहाँ पे हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो एक लकड़ी का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उसके नीचे से गुजरता है। दूसरी ओर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मिस मेजी। वो बताती है कि समुद्री जानवर तट पे आके सब कुछ तबाह कर देते थे, जिस कारण समुद्र में कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं था। पर आज शिकारियों के कारण वक्त बदल चुका है। अब हमारे पास ऐसे योद्धा हैं जो उनके इलाके में जाकर उन्हें मारते हैं, जिसमें सबसे महान शिकारी कैप्टन क्रो है और उसके जहाज का नाम है तूफान। इसी दौरान एक लेडी आ जाती है जो सभी बच्चों को सोने के लिए कहती है। वो कहती है काफ़ी अंधेरा हो चुका है, अब तुम सबको सो जाना चाहिए। जिससे हमें पता लगता है कि ये सारे बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं। आश्रम में जितने भी बच्चे रहते हैं सभी मारे गए शिकारियों के बच्चे हैं। राजा और रानी इन बच्चों को आश्रम में पनाह देते हैं और इनको पालते हैं। वो लेडी मेजी को समझाती है और वहाँ से चली जाती है। मेजी उस आश्रम में नहीं रहना चाहती थी और वो वहाँ से निकलना चाहती थी। अपनी कामयाबी से उस आश्रम से निकलने में कामयाब हो जाती है। सीन चेंज होता है। समुद्र में हम एक बड़े से जहाज को देखते हैं जिसमें हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जेकब है। जेकब फिर जाकर कैप्टन क्रो से बात करता है। कैप्टन क्रो बताता है कि वो रेड ब्लास्टर ही है और वो सब सही दिशा की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है सारा। वो बताती है कि हम ड्रैगमो सी की ओर जा रहे हैं। मिस मेरिनो बताती है कि हंटरों का एक और जहाज है जो समुद्री शैतानों से हम लड़ाई कर रहा है। वो जहाज जिम निकलवॉन का था। क्रो जिम की मदद नहीं करना चाहता था, पर जैकब के समझाने के बाद क्रो मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी जहाज को मोड़ लेते हैं। जिम काफी दलेरी से उस राक्षस से फाइट कर रहा था। उसके साथ ही कहते हैं कि हमारा जहाज डूबने वाला है, अब हम उस राक्षस से नहीं जीत सकते। पर जिम हार नहीं मानता। वो कहता है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा इस राक्षस से। तभी तूफान जहाज उनके पास आ जाता है जिसके कारण जिम को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तूफान के ऐलान करते ही वो मॉन्स्टर जिम के जहाज को छोड़ देता है और इनके पीछे आ जाता है। कैप्टन क्रो अपनी योजना शुरू कर देता है। वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर जैकब भी फाइट के लिए तैयार था। वो मॉन्स्टर काफी तेजी से इनकी जहाज की ओर बढ़ रहा था। वो सभी मिलकर जहाज को घुमाते हैं। मॉन्स्टर इनकी ओर काफी तेजी से बढ़ता है। इसी दौरान ये हमला कर देते हैं जिसके कारण मॉन्स्टर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर वो मॉन्स्टर डर नहीं रहा था, बहुत तेजी से इनके पास आ रहा था। इसके बाद वो सभी तीर से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। जैकब एक भाला ले लेता है और उस मॉन्स्टर पे हमला करता है। मॉन्स्टर की हलचल बंद हो चुकी थी जिसके कारण ये थोड़े से घबरा जाते हैं। पर इसी दौरान जैकब को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर कहीं गया नहीं, जबकि जहाज के नीचे है। मॉन्स्टर पूरी ताकत के साथ जहाज पे हमला कर देता है जिसके कारण सभी शिकारी पानी में गिरने लगते हैं। क्रो, जैकब और सारा काफी हिम्मत से फाइट करते हैं। इसी दौरान जैकब पूरी हिम्मत के साथ उस मॉन्स्टर पे काफी तेजी से भाले के साथ हमला करता है। वो मॉन्स्टर पानी में गिर जाता है। दूसरी ओर जैकब भी पानी में गिर जाता है। कैप्टन क्रो किसी तरह जैकब को बचा लेना चाहता था। वो मॉन्स्टर जैकब को मार देना चाहती थी। कैप्टन क्रो भाला लेकर पानी में उतर जाता है। वो उस मॉन्स्टर के छाती में भाला उतार देता है जिसके कारण उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। कैप्टन पानी में जाने लगता है। कैप्टन उसका सींग काट के ऊपर आने लगता है, पर वो मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेती है। दौरान जैकब कैप्टन को बचाकर बाहर ले जाने में कामयाब हो जाता है। इस लड़ाई के बाद जहाज की हालत काफी ज्यादा मंदी हो चुकी थी। जहाज की लकड़ी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वो किसी नए मॉन्स्टर के साथ नहीं फाइट कर सकते थे, इसलिए वो घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर कैप्टन के साथ ही काफी ज्यादा डर रहे थे। उनके मन में रेड ब्लास्टर का काफी ज्यादा भय था। जैकब उन साथियों को समझाता है और कहता है हमारे पास तूफान है, जब तक रेड ब्लास्टर को पकड़ नहीं लेते हम पीछे नहीं हटेंगे। जैकब उन सभी का हौसला बढ़ाता है जिसके कारण वो सभी खुश हो जाते हैं। इसी दौरान सारा वहाँ पे आ जाती है। वो जैकब को कहती है कि कैप्टन ने तुम्हें बुलाया है। कैप्टन जैकब से कहता है कि हम घर जाएंगे, घर जाकर अपना जहाज ठीक कराएंगे, उसके बाद रेड ब्लास्टर को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। पर कैप्टन को तूफान की भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी। वो कहता है कि तूफान का हर एक लकड़ी का हर एक पुर्जा बदल चुका है, पर ये तूफान हमारे साथ कल भी डटा था, आज भी डटा है और आगे भी डटा रहेगा। तूफान तो अमर है लेकिन हम नहीं। पहले मेरे पिताजी और उनके साथी इस जहाज पे थे, अब मैं हूँ, पर जाने से पहले ये तूफान मैं तुमको सौंप कर जाऊंगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि शुरू में जो लड़का डूब रहा था वो कोई और नहीं जैकब ही था। कैप्टन
जैकब को अपने बेटा मानता है और आगे उसे नया कप्तान भी बनाना चाहता है। जैकब कैप्टन से कहता है जिस दिन आप मुझे ये जहाज सौंपेंगे उस दिन मैं आपकी बातों पर खरा उतरूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। तूफान अब घर वापस जा रहा था। सभी लोग तूफान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सारा सभी लोगों को बताती है कि अगले दिन कैप्टन क्रो राजा और रानी से मिलने जाएंगे। जब उनका जहाज ठीक हो जाएगा वो दोबारा उन शिकारियों को मारने के लिए चले जाएंगे और इनका अगला मॉन्स्टर कोई और नहीं रेड ब्लास्टर है। इसी दौरान मेजी भी वहां पर आ जाती है। वो इन शिकारियों से मिलना चाहती है। जैकब उन लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। मेजी जैकब के पास आती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। मेजी जैकब को बताती है कि मैंने सुना है कि कभी राक्षस किनारे तक आ जाते थे और सभी लोग कर मार के अपने साथ ले जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है शिकारी अब राक्षसों को उनके इलाके में जाके मारते हैं। मैजी भी एक शिकारी बनना चाहती है और वो शान से जीना और शान से मरना चाहती है। मैजी कहती है मैं एक शिकारी बनना चाहती हूँ जिसके लिए मैं तूफ़ान पे आ रही हूँ, पर जैकब उसे समझाता है। वो कहता है अभी तुम छोटी बच्ची हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम शिकारी बन सकती हो। मैजी उसकी बात नहीं मानती। जैकब उसे फिर समझाता है। जैकब मैजी को लेकर एक टांगे वाली के पास जाता है और उसे मैजी को आश्रम में छोड़ देने के लिए कहता है। उस टांगे वाली का नाम रोजी था। रोजी कहती है मैं इस बच्ची को आश्रम में छोड़ दूंगी। अगले दिन कैप्टन और उनके साथी राजा और रानी के महल में थे। कैप्टन उस राजा को राक्षस की सींग देता है। रानी कैप्टन के इस काम से खुश नहीं थी। वो कहती है हमें इसका नहीं रेड ब्लास्टर का सींग चाहिए था। इसी दौरान हम एक न्यू नेवी कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम एडमिरल है। एडमिरल राजा और रानी को भड़का चुका था। एडमिरल कहता है कि ये सभी जेम को बचाने के लिए गए थे, जिसके कारण ये रेड ब्लास्टर का पीछा करने से हट गए और वो वहां से निकल गया। इसी दौरान राजा अब नेवी का जहाज दिखाता है जिसका कैप्टन एडमिरल होगा। राजा कहता है कि अब शिकारी शिकार करने के लिए समुद्र में नहीं जाया करेंगे। इस जहाज की सहायता से अब हम तट पर रहकर ही उन शिकारियों पे नजर रखेंगे और उन शिकारियों को मार गिराएंगे। कैप्टन क्रो को ये जहाज पसंद नहीं था। वो कहता है ये जहाज तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इनकी तोपों को नहीं हिलाया जा सकता और इसका कप्तान जो कि एक नया सिखिया है वो इसकी कप्तानी कभी भी नहीं कर पाएगा। इसी दौरान एडमिरल और क्रो में बहस हो जाती है। वो आपस में लड़ने लगते हैं। इस पे रानी उन दोनों को रोकती है और कहती है जो सबसे पहले रेड ब्लास्टर का सींग लेकर आएगा वो विजेता माना जाएगा। क्रो अब अपनी योजना बनाता है। वो सभी साथियों को समझाता है कि वो जल्द से जल्द रेड ब्लास्टर को पकड़ सकते हैं, पर इसी दौरान वो कहता है कि अगला कप्तान जैकब होगा, जिसके कारण सभी उनके साथी खुश थे। तभी हम देखते हैं कि मैजी उस ढोल का सहारा लेकर तूफान पर पहुंच जाती है। मैजी अपनी बातों से किसी तरह कैप्टन क्रो को समझा लेती है। कैप्टन क्रो मान जाता है और उसको जहाज पे ही रहने को कहता है। सारा मैजी को उसका कमरा दिखा देती है। मैजी किताब में देख के समझ जाती है कि इसका नाम सारा है। सारा उसे एक चाकू देती है और कहती है इस चाकू से तुम या तो मॉन्स्टर को मार सकती हो या खुद को। रात का समय हो जाता है। सभी सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर जैकब और क्रो दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं। तभी हलचल शुरू हो जाती है। वो देखते हैं कि पंछी काफ़ी तेज़ी से चहचहा रहे हैं। वो समझ जाते हैं ये कोई और नहीं रेड ब्लास्टर है। वो काफ़ी होशियारी के साथ रेड ब्लास्टर पे हमला करते हैं। रेड ब्लास्टर पे भालों से हमला करते हैं। उन भालों पे रस्सी बनी हुई थी। रेड ब्लास्टर काफ़ी तेज़ी से जाने लगता है। रस्सी बंदी होने के कारण तूफान भी अब रेड ब्लास्टर के पीछे था। रेड ब्लास्टर काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। वो जहाज भी उसके पीछे था। वो गोल गोल घूमने लगता है जिसके कारण जहाज में हलचल पैदा हो जाती है। काफ़ी सारा सामान नीचे गिरने लगता है। जैकब उन रस्सियों को काटने की बात करता है पर कैप्टन उनकी बात नहीं मानता। इसी दौरान मैजी जाती है और उन रस्सियों को काटने लगती है। कैप्टन कहता है अगर तुमने ये रस्सी काटी तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो जैकब को जाकर उसे ये काम करने से मना करने को कहता है। जैकब उसके पास चला जाता है पर मैजी को रस्सी काटने से नहीं रोक पाता। मैजी किसी तरह रस्सी काट देती है। इसी दौरान वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। जैकब किसी तरह मैजी को अपने साथ एक छोटी सी बोट में ले जाता है। क्रो इसी दौरान काफी ज्यादा गुस्सा था। वो जैकब को
मैजी को उसके पास ले आने को कहता है। जैकब कहता है कि आप प्लीज मैजी को माफ कर दीजिए, पर कैप्टन क्रो जैकब की बात नहीं सुनता और उस पे बंदूक तान देता है। रेड ब्लास्टर काफी तेजी से नीचे से आती है और उन दोनों को निकल जाती है। अब वो दोनों रेड ब्लास्टर के मुंह में थे। मैजी काफी ज्यादा घबरा रही थी, उसे डर लग रहा था। जैकब किसी तरह रेड ब्लास्टर के काफी अंदर जाना चाहता है। वो एक रस्सी को बांध लेता है और अंदर चला जाता है। पीछे पीछे मैजी भी आ जाती है। वो दोनों रेड ब्लास्टर के नाक पे थे। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी रेड ब्लास्टर को छींक आ जाती है। वो दोनों उसके बाद उस आइलैंड पे आकर गिरते हैं। जैकब किसी तरह रेड ब्लास्टर को मारना चाहता है, पर मैजी उसे रोकती है। रेड ब्लास्टर उन दोनों को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जैकब और मैजी अब रात गुजारते हैं। जैकब मैजी के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। जैकब मैजी से कहता है कि सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैजी जैकब से पूछती है कि समुद्री राक्षस तट तक आते थे, कि ये बात सच है। जैकब कहता है उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये बात मैं नहीं जानता। मैजी जैकब को समझाती है। वो कहती है कि समुद्र उनका घर है, हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर कैप्टन बहुत ज़्यादा दुखी था। सारा कैप्टन को बताती है कि जहाज में छेद हो चुका है, जिसके कारण लगातार पानी बढ़ रहा है। अगर वो वापस ना गए तो वो वहीं डूबकर मर जाएंगे। कैप्टन कहता है कि हम वापस घर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से मुकेश आइलैंड जाएंगे। उस आइलैंड पे यूएन बैटल भी रहती है और कैप्टन उससे मदद लेना चाहता है। सारा कैप्टन को समझाती है और वो कहती है कि ये कानून के खिलाफ है, हमें उसके पास मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। पर कैप्टन उसकी बात नहीं मानता, उस आइलैंड पे जाना चाहता है। कैप्टन अब बहुत ज्यादा उतावला था। वो रेड ब्लास्टर को किसी तरह मार के गिराना चाहता था। कैप्टन जल्द से जल्द बदला ले लेना चाहता था। दूसरी ओर सुबह हो जाती है। तभी मैजी को एक जानवर दिखाई देता है। मैजी उस जानवर के पीछे जाती है। उस जानवर को काफी ज्यादा भूख लगी थी। मैजी उसे खाना देना चाहती है। मैजी उसको अपने गोद में उठा लेती है, पर तभी उसका पैर एक अंडे पे पड़ जाता है। जैकब उसे समझाता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो किसी तरह मैजी को वहाँ से निकाल लेना चाहता था, पर उसका पैर उन अंडों पे पड़ जाता है, जिसके कारण उस अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे इनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश थे और वो इनसे अपना प्यार जताने लगते हैं। पर तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है। ये दोनों उसकी मदर को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जैकब नाव को पानी में धकेलता है। वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और वो जैकब को निगल लेना चाहता है। रेड ब्लास्टर आ जाता है और वो उस सी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है, जिसकी शक्ल एक बिच्छू की तरह थी। जैकब और रेड ब्लास्टर मिलकर उस सी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। इसी दौरान मैसी पानी में डूब जाती है। जैकब उसे बोट पर वापस ले जाता है। जैकब राम पेपर आइलैंड जाना चाहता था। मैसी कहती है कि रेड हमें वहां पहुंचा सकती है। जैकब उसकी बात पे सहमत नहीं था। मैजी कहती है कि रेड ने हमें उस केकड़े से बचाया, वो हमारी मदद करना चाहती है, हमें उसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैजी रेड को इशारों के साथ समझाती है। रेड उसकी बात मान चुकी थी। दोनों को राम पेपर आइलैंड पे ले जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैकब ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जैकब उसे इशारों के साथ समझाता है, पर रेड उसकी बात नहीं समझ पाती। पर मैजी आती है और उसे बहुत अच्छी तरह समझाती है, जिसके कारण रेड उसकी बात मान जाती है और वो मुड़नी शुरू हो जाती है। रेड पर काफ़ी ज़्यादा भाले गड़े हुए थे। मैजी को उस पर तरस आता है और वो उन भालों को निकालने लगती है। वो धीरे धीरे लगभग सभी भाले निकाल देती है। दूसरी ओर कैप्टन क्रो ग्रोल बैटल बी के पास पहुंच जाता है। ग्रो बैटल बी कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एक शिकारी तभी आता है जब उसे मदद चाहिए होती है। मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसके साथ तुम समुद्री मॉन्स्टरों को मार सकते हो, पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा। उसके बदले मैं उस शिकारी की सभी खुशियाँ छीन लेती हूँ। कैप्टन को किसी तरह की कोई परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ रेड को जल्द से जल्द मारना चाहता था। ग्रो बैटल भी उसे हथियार दे देती है, जिसका नाम मौत की लोरी है। दूसरी ओर जैकब, मैजी और ब्लू को काफी ज्यादा भूख लगी थी। रेड उसकी मदद करती है और उसके पास मछलियाँ आकर देती है। जैकब को अब रेड पर तरस आ रहा था। वो भी उन भालों को निकाल
निकालने लगता है। मैजी जैकब को समझाती है कि जो बातें किताबों में लिखी गई हैं वो बातें सही नहीं हैं। असल में शी मॉन्स्टर तो कभी तट पर आए ही नहीं। तभी तूफान आ जाता है। रेड तीनों को अपने अंदर ले लेती है। वो तीनों रेड के नाक में थे और बाहर का नज़ारा देख रहे थे। मैजी जल्द से जल्द इस जंग को ख़त्म कर देना चाहती थी। वो तीनों राम पेपर आइलैंड पहुंच चुके थे। जैकब रेड से वादा करता है कि आज के बाद वो कभी शिकार नहीं करेगा। तभी रेड की नज़र नेवी के जहाज पर पड़ जाती है। जैकब ब्लू को भी अपने घर जाने के लिए कहता है। इस पर ब्लू काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। जैकब और मैजी उसे मना करते हैं और अपने घर लौट जाने को कहते हैं, पर रेड कुछ नहीं समझ पाती और वो नेवी के जहाज पर हमला कर देती है। वो नेवी के जहाज के 2 टुकड़े कर देती है और आगे बढ़ जाती है। तभी कैप्टन क्रो तूफान जहाज लेकर आ चुका था। वो उस हथियार में जहर भर देते हैं। इसके बाद क्रो उस हथियार को चला देता है। वो हथियार सीधा रेड के गर्दन में आके लगती है, जिसके कारण रेड वहीं पे बेहोश हो जाती है। क्रो उसे मारना नहीं चाहता था, इसके लिए वो उसे बांधकर राजघराने में ले जाना चाहता है ताकि वो राजा और रानी को पुख्ता सबूत दे सके। वो उस हथियार को रेड के गर्दन से निकाल लेते हैं और रेड को बांध लेते हैं। तभी कैप्टन की नज़र जैकब पे पड़ती है। जैकब को जिंदा देखकर कैप्टन काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जैकब कैप्टन को सभी बातें बता देता है, पर कैप्टन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहता है कि शिकारी और शिकार में कभी समझौता नहीं हो सकता। शिकारी हमेशा लड़ने के लिए बने हैं, ना कि समझौता करने के लिए। मैजी कैप्टन क्रो को रेड को छोड़ देने के लिए कहती है। कैप्टन रेड को लेकर राजमहल पहुंच जाता है। इसी दौरान ब्लू आ जाता है और वो मैजी को वहां से बाहर निकाल लेता है। मैजी अब सभी बातें समझ चुकी थी। उसे समझ लग जाती है कि ये सारी किताबें राजमहल वालों ने बनाया है। राजमहल वाले शिकार करते रहना चाहते हैं, जिसके कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होगी। मैजी जल्द से जल्द रेड की सहायता करना चाहती थी। मैजी जाकर जल्दी से जल्दी रस्सी काटने लगती है। राजा, रानी और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आज कैप्टन क्रो ने तूफान के साथ मिलकर वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। रानी कैप्टन क्रो की तारीफ करती है, कैप्टन तूफान की तारीफ करता है और वो रेड को मारने लगता है। अभी जैकब उसे ये सब करने से रोकता है। जैकब कैप्टन को समझाता है। वो कहता है कि हमें अब शिकारी और शिकार का काम बंद कर देना चाहिए। इन शिकारियों को भी रहने का हक है, तो उन शिकार को भी अपने घर में शांति से रहने का हक है। इसी दौरान सारा मैजी के पास आ जाती है और उसकी रस्सी काटने में मदद करती है। रेड अब जाग चुकी थी। वो किसी तरह कैप्टन को मार देना चाहती थी और कैप्टन भी रेड को किसी तरह मार देना चाहता था। कैप्टन इस पे हमला करती है। तभी मैजी आ जाती है और रेड को रुकने के लिए कहती है। तभी रेड रुक जाती है। मैजी की बात एक मास्टर मानता है। ये सभी देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो रेड को समझाती है और कहती है कि इन लोगों को मार देने से ये लड़ाई कभी नहीं खत्म होगी। तभी जैकब वहाँ पे आ जाता है और वो रेड को कहता है कि आज के बाद कभी शिकार नहीं होगा। मैजी सभी लोगों से कहती है कि ये किताबें और हमारा इतिहास सब कुछ झूठ है। वो बताती है कि मॉन्स्टर तो कभी तट पे आए ही नहीं, ये सब राजा और रानी की करतूत है। मैसी पे कहती है कि तुम हम पे झूठा आरोप लगा रही है, पर मैजी कहती है नहीं, ये सच है। सभी लोग मैजी की बात से सहमत थे। वो रेड को वापस घर जाने के लिए कह रहे थे। रेड अब घर वापस जाने लगता है। तभी राजा और रानी कहते कि उस मॉन्स्टर पे हमला करो, पर कप्तान अब इनकी बात नहीं मानता। राजा और रानी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कप्तान का भी मन बदल जाता है और आगे से शिकार ना करने की कसम खाता है। इसी दौरान मॉन्स्टर और शिकारियों की कहानी खत्म हो जाती है। मॉन्स्टर अब अपने घर में काफी ज्यादा सेफ और सुरक्षित थे। इधर मैजी जैकब के साथ रहती है और वो बहुत ज्यादा खुश है। मैजी ने अब ब्लू को भी अपने साथ रख लिया था। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।